स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ब्लॉक का जो पेपर 21 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट में आया है फ़िज़िक्स का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमने एक बच्चे का पेपर लिया है, तो उसने जैसा क्वेश्चन पेपर किया है तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि कहाँ पर इसकी गलती है, कहाँ पर इसने ठीक किया है। तो हम इस पूरे पेपर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसने जो क्वेश्चन किया 29th क्वेश्चन, तो वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ था कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन निकालनी है, मैक्सिमम हाइट की और रेंज की। तो इसमें जैसे आपको पता है कि इस बच्चे ने बिल्कुल ये सही क्वेश्चन किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ग्राउंड से कुछ एंगल बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो u जो है उसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा जो है वो हमने बना दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कहते किसको हैं? टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड। जिस लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, दोबारा उसी लेवल तक पहुंचने के लिए जो उसको टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, जब वो ओ से चला और पहले ए पर पहुँचा मैक्सिमम हाइट पर, फिर वो एक्स पर जाकर गिर गया नीचे। तो ओ से एक्स तक पहुँचने के लिए, ताकि उसी लेवल तक पहुँच गया जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया गया था, तो पहुँचने के लिए जो उसको टोटल टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन की है वो ये है s = ut + ½ at², ये आपको पता है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0, क्योंकि बॉडी उसी लेवल पर दोबारा वापस आ गई जिस लेवल से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था। तो इसलिए हम s के बदले 0 लिख देते हैं और 0 = ut -½ gt², क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है पहले, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1/2 gt² जो है वो किसके बराबर बन जाता है? ut के, या t1 जो है वो किसके बराबर बन जाएगा हमारे पास? जो t है वो हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू 2u / g। लेकिन u क्या था? u वो वेलोसिटी थी जो उसको किस तरफ ले जाती थी? वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो थी u sin थीटा। तो u के बदले u sin थीटा लिख लेंगे, 2u sin थीटा / g, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बन जाता है u sin थीटा / g, ठीक। तो ये हमारे पास 2u sin थीटा / g, दिस इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम देखना चाहेंगे मैक्सिमम हाइट होती है कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। इसमें हम करेंगे v² - u² = 2as। तो इसमें v² मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होती है ऊपर जाकर, क्योंकि इसने मैक्सिमम हाइट कितनी यहाँ पर कवर की है? इसने मैक्सिमम हाइट ये वाली कवर की है, दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी कवर की है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट दैट हैज़ बीन कवर्ड? दैट जस्ट ए मिनट। तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट जो है दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट दैट हैज़ बीन कवर्ड। तो ये हाइट कितनी हमारे पास आ जाती है? ये हाइट आ जाती है इसकी ऊपर जाकर वेलोसिटी a पर, ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि a के बाद बॉडी और ऊपर नहीं जाती। तो इसलिए हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा? v² - u² = 2as। तो v हो गया 0, -u² = -2gs, क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाती है तो g को नेगेटिव ले लिया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो आ जाती है u² sin² थीटा / 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज होती है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड। तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने वाली कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने वाली वेलोसिटी जो है वो है u cos थीटा। तो टाइम कितना लगता है इसको उसी लेवल तक पहुंचने के लिए? कितना टाइम लगता है? दैट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लिख सकते हैं u cos थीटा जो है वो तो वेलोसिटी हो गई, और टाइम कितना लगा? 2u sin थीटा / g, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट था।
तो आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। तो इस केस में जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा दैट इज़ यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हमने इसमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट की, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बच्चे ने किया है 30th क्वेश्चन, दैट इज़ द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन दैम। सरफेस टेंशन आपको पता है ये किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिससे लिक्विड जो है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। लिक्विड का सरफेस जो होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन क्रिएटिंग द लिक्विड सरफेस। अगर हम कोई लिक्विड का सरफेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो लिक्विड का सरफेस क्रिएट करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में रिलेशन करते हैं। इसके बीच में क्या किया गया कि एक इस तरह से एक वायर ले ली गई, इसको यू शेप में बेंड करके एक वायर यहाँ पर लगाई गई जिसकी लेंथ है एल के बराबर। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको ये जो फ्रेम बन गया, फ्रेम को हम एक सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसके ऊपर फिल्म बन जाएगी। तो फिल्म के दो सरफेसेस होंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2L। यहाँ पर 2L क्यों लिया जा रहा है, L क्यों नहीं लेते? क्योंकि दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस होने की वजह से सरफेस टेंशन होगी F अपॉन 2L। तो यहाँ F किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2TL। ठीक है, तो अगर हम इस वायर को, ये जो वायर हमने लगाई थी बीच में, इसको अगर हम खींच कर ले जाएंगे EF पोजीशन तक, यहाँ तक ले जाएंगे, तो हमने एरिया को क्रिएट कर दिया, हमने लिक्विड के सरफेस को क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू F इंटू डी एक्स, क्योंकि हमने DX डिस्टेंस कवर किया। फोर्स कितनी लग रही थी इसके ऊपर, F फोर्स लग रही थी, तो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया DX। तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा W इज़ इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू, ठीक है, 2L इंटू डी एक्स। 2L इंटू डी एक्स क्या है, दैट इज़ द चेंज इन एरिया। तो 2L इंटू डी एक्स क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिल्म्स, ऊपर और नीचे, मतलब दोनों सरफेसेस के लिए जो चेंज इन एरिया आ जाता है वो आ जाता है डेल्टा ए। तो इसका मतलब ये है कि DW इज़ इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। तो यही रिलेशनशिप इनके बीच में बन जाता है। DW क्या हो गया, DW हमने जो वर्क किया दैट वाज द वर्क डन टू क्रिएट द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस क्रिएट करने के लिए हमने वर्क किया, तो जो हम वर्क करते हैं लिक्विड सरफेस क्रिएट करने के लिए उसको हम बोल देते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। उसके बाद एक क्वेश्चन जो इस बच्चे ने किया है ये है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें पूछा हुआ था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसके टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन ड्राइव करो। तो हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम जो होता है वो क्या होता है कि डिफाइंड एज द ए सस्पेंडेड मास विच मूव इन द टू एंड फ्रो। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को इस बच्चे ने जो लिखी है इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हो बेटा। सही सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन होती है कि व्हेन ए पॉइंट मास इज सस्पेंडेड टू ए रिजिड स्पोर्ट बाय मींस ऑफ ए दिस inextensible and massless thread, then it constitutes a simple pendulum। जब किसी पॉइंट मास को एक रिजिड स्पोर्ट के साथ सस्पेंड किया जाता है एक ऐसे धागे से जो कि इनएक्सटेंसिबल हो, यानी खींचकर लंबा ना हो जाए और साथ में वेटलेस हो, तो तब सिंपल पेंडुलम बनता है। लेकिन ये कंडीशंस जो होती हैं ये हमें अपनी डेली लाइफ में मिलती नहीं, क्योंकि कोई भी अगर आप छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी लोगे तो वो भी बहुत सारे पॉइंट्स का बना होता है, तो एक पॉइंट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम एक बॉब ले लें तो बॉब का जो सेंटर होता है दैट वर्क्स लाइक ए पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास उसका जो होता है दैट वर्क्स लाइक ए पॉइंट मास। तो उसको अगर हम एक बिल्कुल पतले धागे से सस्पेंड कर दें किसी रिजिड स्पोर्ट से, क्योंकि पतला धागा जो होगा वो एक्सटेंड भी नहीं होगा, वो बहुत कम होगा, यहाँ उसका वेट जो होता है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो वो हमारा काम कर सकता है एक सिंपल पेंडुलम का। तो जब सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि जब हम उसको मीन पोजीशन से एक साइड पर ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले गए, तो
तो उसके ऊपर जो उसका वेट लगता है mg, वो लगता है नीचे की ओर। तो हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा जो है वो तो टेंशन को बैलेंस करेगा, इधर धागे को टेंशन लगेगी तो टेंशन को बैलेंस करेगा, लेकिन जो mg sin थीटा है दैट विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉब बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो इसमें जो वापस लाने वाली फोर्स है यानी जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो mg sin थीटा कैन बी नियरली कंसिडर्ड एज mg थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क कितनी है, जितनी लेंथ है धागे की, जितनी मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है। लेंथ ऑफ पेंडुलम कहाँ से कहाँ होती है, जहाँ से हमने सस्पेंड किया है वहाँ से लेकर बॉब के सेंटर तक, तो L बाई आर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या है, जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी। ठीक है, यहाँ x लिखा हुआ है तो L बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई एक्स। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमारे पास किसके बराबर बन जाएगी, mg x बाई एल। ठीक है, तो mg x बाई एल हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें हम ये कर सकते हैं एफ आर इज़ इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बन जाएगी mg डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू जी बाई एल इंटू एक्स। और इसमें आपको ये देखने में मिलेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करें, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एक्सेलरेशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, तो उसके साथ कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस जी एक्स बाई एल विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। तो इसमें ओमेगा जी बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो लेकिन ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, तो इसका मतलब ये है टी किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ये हमारे पास बन जाता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 जो है वो है न्यूटन का सेकंड लॉ जो है रियल लॉ ऑफ मोशन, ये आप बहुत बार कर चुके हो। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर आपने सेकंड लॉ लिया तो उसमें से फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है। तो अगर आप फोर्स को ज़ीरो कर दो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, अगर बॉडी चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, यानी एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यही बात जो है फर्स्ट लॉ में कही गई है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो एक जैसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। तो इसमें हमने सेकंड लॉ का यूज़ करके तो फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर दिया। इसी तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो थर्ड लॉ भी उसमें से हम ड्राइव कर सकते हैं। अगर दो बॉडीज़ में आपस में कोलिजन होता है तो एक पहली सेकंड बॉडी पहले के ऊपर फोर्स लगाती है F12 और दूसरी पहली जो है दूसरे के ऊपर लगाती है F21। तो F12 किसके बराबर होगी, dP1 बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो F21 किसके बराबर होगी, dP2 बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे F12 प्लस F21, वो बन जाएगा dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt। तो इसमें F12 प्लस F21 इज इक्वल टू डी बाई डी टी P1 प्लस P2। तो लेकिन आपको पता है कि मोमेंटम तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि हमने कोई बाहर से ताकत लगाई नहीं, तो इसलिए उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को ताकत लगाई, पहले ने दूसरे के ऊपर, दूसरे ने पहले के ऊपर। जब तक हम बाहर से कोई ताकत नहीं लगाते तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है। तो dP1 बाई P2 अपॉन dt ज़ीरो होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास F12 प्लस F21 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लॉ बना कहाँ से, सेकंड लॉ से। तो अब एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको पता है जो अभी हम बात कर रहे थे कि इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम कोई बाहर की ताकत नहीं लगाएंगे तो जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। चाहे जितनी मर्जी बॉडीज़ हों एक दूसरे को फोर्स लगाती रहेंगी, लेकिन
टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर जैसे प्रूव किया गया है कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हैं पहली बॉडी जो है दो बॉडीज़ आपस में टकरा जाती हैं, पहले उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, बाद में उसकी वेलोसिटी v1 और v2 है, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, तो लेकिन इस बच्चे ने इस तरीके से किया है तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें फोर्स जो पहली बॉडी लगा रही है, फोर्स जो पहली बॉडी के ऊपर लग रही है वो कितनी होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी होगी, v1 माइनस u1 अपॉन टी। तो फोर्स ऑन सेकंड बॉडी किसके बराबर होगी, m v2 माइनस u2 अपॉन टी, ठीक है ना, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसी तरह से हमें ये देखने में मिल रहा है कि F फोर्स ऑन m1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन m2। फोर्स जो होती है वो इक्वल और अपोजिट होती है, तो जब हम इसको इक्वल और अपोजिट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे को मार्क्स मिले हुए हैं तो वो इसको जो नंबर मिले हैं तो वो कोई 2 नंबर मिले हैं। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये था 21 इट वाज ऑफ 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स मिल सकते हैं बच्चे इसको। चलो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं इसको 3 मार्क्स कर देता हूँ, क्योंकि वैसे कोशिश करो कि आप दूसरे तरीके से जो होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला dp/dt वाला, वो वाला तरीका यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन ये भी, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं इसके मार्क्स को 3 कर रहा हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है कि जो वर्क होता है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसको यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन होगी dv/dt, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डी वी। तो dt को dx के नीचे ले जाते हैं, तो dx/dt इज़ v mv/dv। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है u से लेकर v तक, तो तब हम देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं कि टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। इंटीग्रेशन आपको करनी आती है, v की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v कितनी होगी, v²/2। तो इंटीग्रेशन करके उसके बाद लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी फाइंड दैट द वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है, फोर्स किसके बराबर है, 5i23 क्वेश्चन जो है ये है वर्क एनर्जी थ्योरम 23 में है। टॉर्क निकालना है, फोर्स हमें दी गई है और हमें क्या दिया गया है, फोर्स दी गई है और साथ में दिया गया है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाता है, आप लोगों को पता है कि टॉर्क किसके बराबर होता है, R क्रॉस F। देखो इस बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है कि इसने पहले एक्सप्रेशन लिख दी है कि R क्रॉस F होता है, क्योंकि कई बच्चे सीधा ही इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कई बच्चे फोर्स को ऊपर लिख देते हैं और उसको नीचे लिख देते हैं, R के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको नीचे लिख देते हैं। तो लेकिन R क्रॉस F लिख लोगे तो R वाले को पहले लिखना है, जैसे R के बनते हैं 1 1 और -2 और F के बनते हैं 5 -2 और 5। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से जब आप सॉल्व करते हो, यू गेट टॉर्क इज इक्वल टू I माइनस 15J माइनस 7K। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है इसका। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं 24th क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करो और ऑर्बिटल वेलोसिटी की कैलकुलेशन करो। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द वेलोसिटी विच इज़ गिवन टू एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ए फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट मे स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ताकि ये रिवॉल्व करना शुरू कर दे अराउंड द अर्थ। तो अब ये वेलोसिटी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हैं। इट इज़ द वेलोसिटी विच इज़ गिवन टू ए सैटेलाइट in the horizontal direction a few 100 kilometers above the surface of the earth so that it may start revolving around the earth।
तो अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या होता है कि जब हम ऊपर जाकर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, मान लीजिए v वेलोसिटी हमने दे दी, तो पहले तो हम देखते हैं कि इनके बीच में, इसके बीच में, बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन कितनी है, वो होगी Gmm/r²। और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ mv²/r। तो आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मिलती कहाँ से है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो मिलती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वही देती है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं mv²/r = Gmm/r का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैंसिल करके लिखते हैं तो बनता है v = Gm/r। तो हम इसमें इसकी जब वैल्यू को पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे, आपको पता है Gm किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू Gr²। जब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट v = √Gr। ठीक है। तो लेकिन r कौन सा डिस्टेंस है, ये याद रखना, व्हाट इज़ r, स्मॉल r जो लिया गया है इसमें वो क्या है, अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक डिस्टेंस। अगर आप इसको ब्रेकअप करके लिखना चाहो तो ये बनता है रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको ये बात पता है, इस इक्वेशन के मुताबिक द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मैनर इन ए ट्यूब इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब। तो इसमें जो इसका फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है लिक्विड का। ठीक है ना, ये बच्चे ने ठीक लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई ट्यूब है वेरिंग क्रॉस सेक्शन की, अलग अलग क्रॉस सेक्शन, कहीं से एरिया कम है, कहीं से एरिया ज़्यादा है। तो बच्चे ने जो बनाया ना, इसने डायग्राम लिखा तो है A1 A2, तो लेकिन डायग्राम बनाने में बच्चे ने ना दोनों का एरिया जो है दोनों तरफ बराबर कर दिया है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो आप इस टाइप की ट्यूब बना लो जैसा कि इसमें दिखाया है कि इस टाइप की ट्यूब बना लो, कहीं से एरिया ज़्यादा, कहीं से एरिया कम। इधर से एरिया A1 बना लो, इधर से एरिया A2 बना लो, इधर से वेलोसिटी V1 बना लो, इधर से वेलोसिटी V2 बना सकते हो। ठीक है। तो आपको ये देखने में मिलेगा कि जो यहाँ पर हमारे पास बनेगा v वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर बन जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू A1x। ठीक है। तो V1 = A1 × V × T। V इज़ द जो इसकी वॉल्यूम है और T जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम एंटर करती है उतनी ही वॉल्यूम लीव करती है। तो V1 = V2। तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे यू विल फाइंड दैट A1 V1 = A2 V2। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी = एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जहाँ पर, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लो। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको पता है कि इस लॉ के मुताबिक जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है टू ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो जैसे इसमें बताया E = E किसके बराबर होता है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलती है, 1/2 kBT। kB क्या है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो हर एक को मिलती है kBT। तो इसमें पूछा था किस किस की कितनी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, तो मोनो एटॉमिक की 3, डाई एटॉमिक की 5 और ट्राई एटॉमिक जो है उसकी अगर लीनियर कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उस केस में 7 होती हैं, लेकिन ट्रांसलेशनल अगर उसकी होगी तो वो होगी 6 उसकी हमारे पास हो जाती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया है कि अगर हमारे पास तीन हमारे पास बॉडीज़ हैं तो A, B और C, अगर A और B जो हैं, A जो है वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है
बी जो है वो भी थर्मल सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो इसमें एक छोटी सी बच्चे ने जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन बताई है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए कि इसमें ए और बी आपस में इंसुलेटेड वाल उनके बीच में लगी है, लेकिन सी के साथ उनकी इंसुलेटेड वाल नहीं है। तो जब इंसुलेटेड नहीं है, इसका मतलब ए से सी में हीट जा सकती है, सी से ए में जा सकती है, बी से सी में, सी से बी में जा सकती है, लेकिन ए और बी की आपस में हीट फ्लो नहीं कर सकती। तो इसमें आपको ये देखने में मिलेगा कि ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, क्योंकि उनकी आपस में हीट फ्लो कर सकती है, तो ए और सी का टेम्परेचर बराबर होगा, बी और सी का बराबर होगा। तो कुछ देर के बाद जब हमें पता है ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का सी के बराबर है, तो अगर हम ए और बी के बीच में से वाल को हटा देंगे तो हमें देखने में मिलेगा कि कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। ए का टेम्परेचर सी के बराबर था, बी का भी सी के बराबर था, तो लेकिन हमें देखने में मिला ए और बी का भी आपस में इक्वल है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो होता है ना, इसमें ये कहा गया है कि व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम, ठीक है, चाहे 2 वेव्स हों, 3 हों, 5 हों, जितनी भी वेव्स हों, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम एट द सेम टाइम, देन द वेव्स फॉल अपॉन ईच अदर and the displacement of the particle, displacement of any particle of the medium will be equal to vector sum of the displacements of the due to the individual waves। तो हम इसमें ये कह सकते हैं दैट y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन, क्योंकि y1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट थी फर्स्ट वेव की वजह से किसी पार्टिकल की, y2 सेकंड वेव की वजह से, y3 थर्ड वेव की वजह से, तो वो आपस में ऐड हो जाएंगी, उनकी वेक्टर सम होगी। अगर वो एक ही साइड में लग रही हैं तो उनकी एडिशन हो जाएगी, तो अगर अपोजिट लग रही हैं तो उनकी माइनस हो जाएंगी। तो इसमें इस बच्चे को 2.5 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इसने इसको आगे एक्सप्लेन करके नहीं बताया, इसने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहिए था, वेव्स को बताना चाहिए था, वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी तो कैसे कैसे ये काम करेंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के रेडियस पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो डायमेंशंस के तरीके से हमने इनके बीच में फार्मूला ड्राइव करना है। तो वी ई इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम एक पता नहीं किसके ऊपर कितना डिपेंड करती है, हम सपोज करते हैं कि रेडियस के ऊपर ए पावर डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर बी पावर डिपेंड करती है। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो दोनों हर एक चीज़ की हम डायमेंशनें लिखेंगे। तो एम एल और टी की जब हम डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाती हैं, वहाँ से अगर हम ए और बी को कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाता है ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू भी 1/2, एंड वी ई विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर इंटू जी, क्योंकि 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है यू हैव टू प्रूव द फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाई द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो किस तरह से आप इसको सॉरी नॉट बाई डायमेंशंस, बाई द ग्राफिकल मेथड। तो इसके लिए आपको पता है कि जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वीटी ग्राफ के नीचे, दैट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो वो डिस्टेंस आपको दे देता है। तो S विल बी इक्वल टू 1/2 एरिया कितना बनता है, जितना एरिया है ट्रेपीजियम का OABC का, तो OABC का जितना एरिया है, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट जब करते हैं तो कैलकुलेट करके इसमें हम क्या करते हैं कि इसको जब इजी बना लेते हैं तो हमारे पास बनता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन होती है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहते हैं? द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट।
किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में शायद पिछले पेपर में भी आया था, तो वो आपने किया भी था। 14th क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन है कि 10 ब्रिक्स को जिसका हर एक का वजन है 1 किलोग्राम, उसको 5 मीटर हाइट पर ले जाया जाता है क्लाइंबिंग ए लैडर। तो हमने बताना था कि कितना वर्क होगा। तो हमें पता है कि इसमें जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि 10 ब्रिक्स हैं तो कितना मास हो जाएगा 10 किलोग्राम। तो अगर हम इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा वेट। इतना वेट हमने उठाना है तो कितनी हाइट तक लेकर जाना है, 5 कितना था, हमने लेकर जाना था 5 मीटर हाइट पर। तो जब हम 5 मीटर हाइट पर ले जाते हैं तो हमारे पास mgh, तो ये बन जाता है 490 जूल। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है, इफ़ द एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन ए सिस्टम whose moment of inertia is decreased, will the rotational kinetic energy will also be conserved? Explain। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई रोटेशनल मोशन हो रही है, ठीक है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड इन ए सिस्टम। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है जब तक हम कोई बाहर की टार्क नहीं लगाते। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ डिक्रीज्ड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कम कर देते हैं। विल द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड? एक्सप्लेन। क्या काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होगी या नहीं होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई जो है वो ये है आई जो है दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/2 आई ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। हमने आई से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो आई ओमेगा जो होता है दैट इज़ एल, दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास बन जाएगा कि 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो क्योंकि एल जो है वो कांस्टेंट है, एल को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो 2i इंटू के ई, 2i के ई, 2i और के ई है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब i इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज कर दिया जाता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उसके बाद था एस्केप वेलोसिटी। ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन दिस इज़ 10th क्वेश्चन। एक्चुअली इट शुड बी 16th क्वेश्चन। ये लग रहा है जैसे 10th लिखा है, तो 16th क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये हमने बताना है, और हमने रिलेशन लिखना है बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी आपको पता है, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी so that it may escape the gravitational pull of the earth and never comes back, then the velocity is called as the escape velocity। ठीक है, वो वेलोसिटी जब हम किसी बॉडी को देते हैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए और कभी वापस ना आए, तो जो उसको हमने वेलोसिटी दी थी उसको हम बोल देते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो है ये उसके साथ क्या है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आपको पता है कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो वर्क कर सकता है एक्सपैंड होकर, अगर हम उसको हीट देते हैं तो हीट जो दी जाती है वो 2 काम करती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, साथ में कुछ वर्क करती है। ये भी ठीक था। उसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m जो VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है उसका स्क्वायर।
तो इट इज़ इक्वल टू VRMS किसके बराबर होता है, √3 RT डिवाइडेड बाई m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बन जाएगी, 1/2m। तो VRMS की हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। तो K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो सीज हो जाती है, यानी रुक जाती है, उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमें बता रहा है कि न्यूमेरिकल है कि पेंडुलम जो है कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, 50 मिलीमीटर से कितने टाइम में, टाइम पीरियड उसका कितना है, 2 सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये वैल्यू होती है टाइम पीरियड, आपको पता है ओमेगा जो है 2π/t के बराबर होता है, ठीक है। तो 2π टाइम कितना दिया, 2 दिया, ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ ए ओमेगा। तो ए आपको दिया गया है और ओमेगा हमने देख लिया पाई के बराबर होता है, दोनों की वैल्यू लिखोगे तो 0.157 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो ये बनेगा सेक्शन ए जो है। सेक्शन ए में हमारे पास बन जाता है, सबसे पहले ये हमसे पूछा हुआ है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशनें क्या हैं और इसकी डायमेंशनें क्या हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की तो डायमेंशनें ये ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कितने एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पर होती है। फिर पूछा गया है कि ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच वन हैज़ लार्ज मोमेंटम। मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, तो हम इसमें p²/2m जो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसमें से हम ये देख सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा है, तो सो द बॉडी विद लार्ज मास विल हैव हाई मोमेंटम। तो p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक लाइट बॉडी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल है। तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो p² डिपेंड्स अपॉन 2m, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, मास के ऊपर डिपेंड किया। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो है वो क्या होती है कि क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर कहते हैं। वेक्टर क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको वेक्टर कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं। तो टॉर्क जो है वो कैसे होते हैं, टॉर्क स्केलर है या वेक्टर है, तो टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता है। वेट जो है, वेट ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, उसका वेट कितना होता है, 0 होता है। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका वेट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। क्यों 0 होता है, उसका वेट 0 इसलिए होता है क्योंकि वेट हमें महसूस होता है रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन जो होता है ना ग्राउंड का, तो ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से हमें वेट जो है वो महसूस होता है। तो जब उसको कोई रिएक्शन ही नहीं लगेगा तो वेट जो है वो 0 के बराबर हमें लगेगा। तो पॉइसन रेशो जो है, 8वां क्वेश्चन पॉइसन रेशो था, तो इस बच्चे ने ना उल्टा लिख दिया है। एक्चुअल में आना चाहिए था ट्रांसवर्स जो स्ट्रेन होता है डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बच्चे ने लिखा है कि इट इज़ द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टू द वर्टिकल। तो ये एक्चुअल में होना चाहिए था वर्टिकल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, तो इसलिए ये इसका ठीक नहीं हो पाया। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो मैंने अभी आपको बताया था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो सीज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इट इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो 10th में है कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर का डोर खुला रखा जाता है किसी कमरे में, तो क्या उसके टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, तो टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जितनी हीट वो कमरे से लेगा कमरे को ही दे देगा, लेकिन मोटर के चलने की वजह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा।